हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स द वे ऑफ सक्सेस। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द क्विनोलोन्स क्लास ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स. So our today's video lecture part 8 on an antibiotic series on topic quinolones and fluoroquinolones. So today we learn about their classification, mechanism of action, use and indication, side effects and drug interactions of a quinolone class of antibiotic drugs. So let's start in this lecture. Pharmalox e-learning mobile application is now available. So download the Pharmalox Android application on Google Play, where you find the GPAT, NIPER, DIN Pharmacist test series with proper solution and explanation. For test series and study material, contact on 9016312020. For more educational videos, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmalox. So क्विनोलॉन्स, क्विनोलॉन्स के अंदर आपने वाइडली सिप्रोफ्लॉक्सासिन्स कई बार यूज की होगी, उसके अलावा नॉरफ्लॉक्सासिन्स भी आती है. ओके, और ये आपने देखा है नॉरफ्लॉक्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह जो है वाइडली यूज होते हैं वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर. तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर मेनली बेस्ड ऑन द क्विनोलॉन्स क्लास ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स. So what are the quinolones? So these are the synthetic antimicrobial having a quinolone structure that are active primarily against gram-negative bacteria. Through the newer fluorinated compounds are also inhibit gram-positive. So quinolones में क्या है? Completely synthetic antimicrobial agent है, ओके, कि जिसके अंदर प्रेजेंट होता है क्विनोलॉन स्ट्रक्चर that are active primarily against gram negative bacteria. प्राइमरीली स्टार्टिंग में सिर्फ वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव थे. द न्यूअर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स ऑल्सो इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. जो क्विनोलॉन्स क्लास के एंटीबायोटिक ड्रग था उनका फिर फ्लोरिनेटेड किया गया है उनको, और उसके बाद डेवलप्स हुए फ्लोरोक्विनोलॉन्स. तो जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्लास की जितनी भी एंटीबायोटिक ड्रग्स है वो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर काफ़ी इफेक्टिव है. सो दे आर यूज इन ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिसिन टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एज वेल एज इन ए एनिमल हस्बेंड्री. सो एनिमल्स के लिए वेटरनरी यूज के पर्पज से एंड ऑल्सो इन ए ह्यूमंस, तो ये यूज होता है इन ए ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल infections. So quinolones are a class of synthetic bactericidal antibiotics with broad spectrum anti-activity which can inhibit both gram-negative and positive bacteria including anaerobes. तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है यहाँ से कि वो है बैक्टीरिसिडल. ओके, सिडल का मतलब है दे विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, दे विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप एज वेल एज इंक्लूडिंग द एनेरोब्स. दे एक्सर्ट देयर एक्टिविटी बाय बाइंडिंग टू बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज टाइप 2 एंजाइम इंटरफेयरिंग विद द डीएनए सिंथेसिस पाथवे. तो ये आपके लिए है एक बहुत बड़ा पिन पॉइंट क्विनोलॉन्स के बारे में कि जो एग्जाम के अंदर आपके लिए कीवर्ड रहेगा. ओके, कि क्विनोलॉन्स पे आप समझो कि शॉर्ट नोट लिख रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर यू आर मेकिंग द एनी असाइनमेंट. तो ये पॉइंट आपको खास डिस्कस करना है कि वो काम क्या करता है और कैसे करता है. तो उसका मेन काम है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स बैक्टीरिसिडल एक्शन. ओके, वो उसका काम है, और करता कैसे है? तो डीएनए सिंथेसिस पाथवे जो है वो इनहिबिट कर देता है, इंटरफेयरिंग विद द डीएनए सिंथेसिस पाथवे. और कैसे करता है? तो बाइंडिंग टू बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम. तो बैक्टीरिया के लिए डीएनए सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स, जो पाथवे वगैरह जरूरी है, उन्हीं को वो क्या करता है? ब्लॉक कर देता है कंप्लीटली, या फिर इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण फर्दर वो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है एंड बैक्टीरिया
आर नो लॉन्गर सर्वाइव, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है, एंड इट्स एक्शन एज अ बैक्टेरिसीडल. So quinolones, the first member is nalidixic acid. ओके, सबसे पहला जो क्विनोलन एंटीबायोटिक कौन सा डिस्कवर किया गया, तो ये वाली ड्रग यहाँ पे आप देख सकते हो, नालिडिक्सिक एसिड. इट इज ए नेप्थाइरिडोन, नॉट ए क्विनोलन. इट्स रिंग स्ट्रक्चर इज ए 1,8 नेप्थाइरिडीन न्यूक्लियस. तो मेनली इसमें आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि उसके अंदर न्यूक्लियस में से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, कि कौन सा टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है नालिडिक्सिक एसिड के अंदर. और सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया वो क्विनोलन्स क्लास की ड्रग, बट बेसिकली वो क्विनोलन नहीं है, उसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो है नेप्थेरिडीन न्यूक्लियस. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द नेप्थेरिडीन nucleus. Because of low potency, modest blood and tissue level, restricted spectrum and high frequency of bacterial resistance. मतलब कि had usefulness limited to urinary tract and GI tract infections. ओके, क्विनोलन्स क्लास की ड्रग तो है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज तो की जाती है, बट लिमिटेड, बिकॉज लो पोटेंसी, मोडेस्ट ब्लड एंड टिश्यू लेवल, और साथ में है रिस्ट्रिक्टेड स्पेक्ट्रम एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, जिसके कारण अब जरूरत हुए कि क्विनोलन्स से आगे फाइंड किए जाए फ्लोरोक्विनोलॉन्स, कि जो हम FQS कहते हैं शॉर्ट में, फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्लास की ड्रग. सो a breakthrough was achieved in the early 1980s by fluorination of the quinolone structure at position 6. ओके, यहाँ से आपको ये खास ध्यान रखना है कि क्विनोलन में से डेवलप किए गए फिर फ्लोरोक्विनोलॉन्स. तो वो कैसे हुआ कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन समझो कि डेवलप की गई थी, तो क्या किया गया कि जो क्विनोलॉन्स का जो स्ट्रक्चर था उसकी जो पोजीशन नंबर 6 पे क्या किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइप्राजिन. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर 1 2 3 4 5 एंड ये है नंबर 6. ओके, 6 नंबर जो है वहां पे क्या किया गया, फ्लोरिनेशन ऑफ द क्विनोलन स्ट्रक्चर एट पोजीशन नंबर 6. और 7th पोजीशन पे क्या किया गया, सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 7 बाय पाइप्राजिन. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द पाइप्राजिन रिंग. ओके, दिस इज द पाइप्राजिन रिंग. तो नंबर 6 पोजीशन पे फ्लोरिन एंड नंबर 7th पोजीशन पे पाइप्राजिन, उसका क्या किया गया, सब्स्टिट्यूशन. विथ हाई पोटेंसी, एक्सपांडेड स्पेक्ट्रम, स्लो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बेटर टिश्यू पेनेट्रेशन एंड गुड टॉलरेटेबिलिटी. तो इतना चेंजेस करने से बहुत सारे बेनिफिट्स ऐड हुए कि जो लो पोटेंसी थी उससे हो गई हाई पोटेंसी, और नैरो स्पेक्ट्रम से हो गया एक्सपांडेड स्पेक्ट्रम, मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम. स्लो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, नालिडिक्सिक एसिड में क्या था, हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, जो यहाँ पे हो गया लो. बेटर टिश्यू पेनेट्रेशन, उसमें टिश्यू पेनेट्रेशन कम हो रहा था, एंड पुअर टॉलरेटेबिलिटी, वो यहाँ पे हो गई गुड टॉलरेटेबिलिटी. सो जो क्विनोलन्स का जो स्ट्रक्चर था उसमें जस्ट कुछ माइनर चेंजेस करने से बहुत सारी इफेक्टिवनेस मिली और डेवलप हुई फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और ऐसे ही बहुत सारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है वो डेवलप किए गए. सो माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम एक्टिविटी क्या है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया, न्यूमोनिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है एंटेरोबैक्टर, साल्मोनेला टाइफी, नॉन टाइफाइड साल्मोनेला, उसके बाद सीगेला, प्रोटियस, नेसेरिया गोनोरिया, मेनिंजाइटिडिस, इन्फ्लुएंजा, डुक्रीस, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी,
यर्सिनिया एंटेरोकोलिटिका एंड विब्रियो कॉलेरे। तो ये बैक्टीरिया के नाम पर से ही आपको पता चल जाएगा कि जो ये सब बैक्टीरिया के कारण जो भी अलग अलग डिसीज होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलेरा के कारण मेनली होता है कॉलेरा, ओके। फिर इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में, साल्मोनेला टाइफी के सामने अच्छी उसकी एक्टिविटी है, जिसके कारण इट कैन ऑल्सो यूज टू ट्रीट द टाइफॉइड। सो नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन यूज की जा सकती है। अब जानते हैं नॉन फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स। अब मेन उसका क्लासिफिकेशन एक फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स है एंड नॉन फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स। So first is nalidixic acid. It is active against gram-negative bacteria, especially coliforms, E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Shigella, but not Pseudomonas. Okay? कि ये क्या था जो हमने आगे बात की कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए स्टार्टिंग में जो नॉन फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स थे वो इफेक्टिव थे। फिर उसके नंबर 6 पोजीशन पे फ्लोरिन और नंबर 7 पोजीशन पे पाइपराजिन ऐड की गए, जिसके कारण जो है उसके अंदर चेंजेस काफ़ी अच्छे मिले और फिर फ्लोरोक्विनोलॉन्स की जो पूरी सीरीज जो है वो डेवलप हुई। इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंड इज ए बैक्टीरिसीडल। तो उसकी जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझे नालिडिक्सिक एसिड की, तो वो थी बैक्टीरिसीडल। और वो काम कैसे करता था, तो बैक्टीरियल डीएनए गायरेज है उसको इनहिबिट करके। देन रेजिस्टेंस टू नालिडिक्सिक एसिड डेवलप्स रादर रैपिडली। कि जो हमने सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखा नॉन फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स का, कि रेजिस्टेंस बहुत ही फास्ट डेवलप होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया बाय डेवलपिंग द फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स। सो नालिडिक्सिक एसिड इज प्राइमरली यूज्ड एज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक, जनरली एज a second line drug in recurrent cases or on the basis of sensitivity reports. Nitrofurantoin should not be given concurrently, antagonism is occurs. कि समझो कि नाइट्रोफ्यूरेंटाइन को आपको यूज़ करते हो साथ में नालिडिक्सिक एसिड के साथ, तो एंटागोनिज्म जो है वो हो सकता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन एम्प्लॉयड इन डायरिया कोज्ड बाय प्रोटियस, ई कोलाई, शिगेला और साल्मोनेला, बट नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आर मोर कॉमनली यूज नाउअडेज। ओके, इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार डायरिया वगैरह होता है कोई पेशेंट को, तो मेट्रोनिडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो वाइडली दी जाती है। इवन मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन के जो है वो बॉटल्स भी चढ़ाई जाती है पेशेंट को बाय पेरेंट्रली और बाय ओरली भी, ये दोनों मेडिसिन यूज की जाती है टू ट्रीट डायरिया। सो ऑप्शनल ड्रग है। नाउ हम पढ़ते हैं फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स कि जो पूरी क्विनोलॉन सीरीज जो डेवलप की गई, कि जिसको हमने आगे देखा कि जो क्विनोलॉन्स थे नॉर्मल, उसके अंदर पोजीशन नंबर 6 पे फ्लोरिन एंड 7th पोजीशन पे पाइपराजिन। ओके, वो दोनों ऐड करने के बाद जो नया क्लास डेवलप हुआ वो कहा जाता है फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स। तो ये जो फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स की जो पूरी सीरीज डेवलप की, उसके अंदर है नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फेफ्लॉक्सासिन, लोमिफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेमिफ्लॉक्सासिन, प्रूलिफ्लॉक्सासिन एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग फ्लॉक्सासिन्स की पूरी जो सीरीज जो थी वो डेवलप हुई। ओके, कि जो कहा जाता है फ्लोरिनेटेड क्विनोलॉन्स क्लास ऑफ ड्रग्स। तो अब आपकी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो है क्लासिफिकेशन। कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लोरोक्विनोलॉन्स।
तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है उसका क्लासिफिकेशन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट नोट, लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लोरोक्विनोलॉन्स, द फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ओके, कि उसमें सबसे पहले ड्रग है फ्लूमेक्विन, कि जो वेटरनरी पर्पस के लिए काफ़ी वाइडली यूज होती है। आफ्टर दैट ऑक्सोलिनिक एसिड, देन रोसोक्सासिन। तो ये जो 3 मेडिसिन है वो वाइडली यूज होती है एज अ फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन, और फ्लूमेक्विन जो है वो वेटरनरी यूज के लिए काफ़ी यूज होती है टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। ऑक्सोलिनिक एंड रोसोक्सासिन। उसके अलावा भी है स्ट्रक्चरली रिलेटेड फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स बट फॉर्मली नॉट फॉर क्विनोलॉन्स इंक्लूड्स सिनोक्सासिन, नालिडिक्सिक एसिड एंड पायरोमिडिक एसिड एंड पाइपेमिडिक एसिड। तो ये आपको याद रखना है कि जो उनके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है कि जो फॉर क्विनोलॉन्स नहीं है, तो वो ड्रग है सिनोक्सासिन, नालिडिक्सिक एसिड, पायरोमिडिक एसिड एंड पाइपेमिडिक एसिड। सो टोटल ये 4 और ये 3, टोटल 7 ड्रग ऐसी है कि जो आपको याद रखनी है इन फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्लास ऑफ ड्रग्स। ओके, कि फॉर क्विनोलॉन में ये नीचे वाली 4 ड्रग्स की जो हमने रेड कलर से आपको अच्छे से हाईलाइट करके दी है, एंड ऊपर की जो 3 मेडिसिन है वो है फॉर क्विनोलॉन्स डेरिवेटिव। अब आगे है सेकंड जनरेशन। द सेकंड जनरेशन क्लास इज समटाइम्स सब डिवाइडेड इनटू क्लास 1 एंड क्लास 2। सो उसके अंदर फेमस ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लेरोक्साजिन, देन लोमिफ्लॉक्सासिन, नाडीफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पेफ्लॉक्सासिन एंड रूफ्लॉक्सासिन। तो ये खास आपको याद रखनी है कि जो फ्लॉक्सासिन्स है, ओके, कि जिसके अंदर सिप्रो, नॉरफ्लॉक्स, लोमफ्लॉक्सासिन, नेडीफ्लॉक्सासिन, फ्लेरोक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड परफ्लॉक्सासिन। तो इतनी मेडिसिन आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो है सेकंड जनरेशन के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड जनरेशन ड्रग। अनलाइक द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, द थर्ड जनरेशन इज एक्टिव अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए काफ़ी इफेक्टिव इसमें है बेलोफ्लॉक्सासिन, ग्रेपाफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, प्राजोफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन एंड टेमाफ्लॉक्सासिन। तो ये जो मेडिसिन है टोटल 6 एग्जाम्पल है कि पाजो, स्पार, टीमा, बेलो, ग्रिपा एंड लिवोफ्लॉक्स। तो वो सब है थर्ड जनरेशन क्लास की ड्रग, और वो काफ़ी इफेक्टिव है, एक्टिव है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट जनरेशन में है क्लिनाफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सीटाफ्लॉक्सासिन, प्रूलिफ्लॉक्सासिन, बेसीफ्लॉक्सासिन, डेलाफ्लॉक्सासिन एक्सेट्रा। तो इतनी जो मेडिसिन है डेला, बेसी, प्रूलिफ्लॉक्सासिन, क्लिना, गेटी, मॉक्सी, साइटा वगैरह जो है वो फोर्थ जनरेशन क्विनोलॉन्स act at DNA gyrase and topoisomerase for this dual action show development of resistance। ओके, तो जो फोर्थ जनरेशन के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस हैं। तो ये टोटल 4 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स के चारों जनरेशन के टोटल फोर्थ जनरेशन आपको याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो द फ्लोरोक्विनोलॉन्स इनहिबिट द एंजाइम बैक्टीरियल डीएनए गायरेज, प्राइमरली एक्टिव इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच नीड्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, कि डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसको
निक्स करने का काम करता है। तो ये उसकी मेन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो आपको खास याद रखना है कि जो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास के जितनी भी ड्रग्स है वो सभी के अंदर ये आप कॉमन मैकेनिज्म पाओगे कि वो क्या करते हैं, इनहिबिट द बैक्टीरियल एंजाइम डीएनए गायरेस, ओके, which nicks double-stranded DNA and introduce negative supercoils and then reseals the nicked ended. This is necessary to prevent excessive positive supercoiling of the strand when they separate to permit replication or transcription. अब उसकी ज़रूरत क्या रहती है कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की, जिसके कारण डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और उसके लिए ये एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। अब समझो कि ये एंजाइम ही इनहिबिट हो जाते हैं तो फिर आगे की जो रेप्लिकेशन प्रोसेस या फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस दोनों जो है वो स्टॉप हो जाएगी, जिसके कारण जो है वो आप जो फ्लोरोक्विनोलोन्स को टारगेट करके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं। बिकॉज जैसे जैसे ये मेडिसिन की इफेक्ट होगी, बैक्टीरिया जो है वो के अंदर रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, जिसके कारण उनकी पहले ग्रोथ इनहिबिट होती जाएगी और आफ्टर दैट दे विल कंप्लीटली किल। सो बैक्टीरियासीडल एक्शन मिलेगी और साथ में जो भी ट्रीटमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। सो द डीएनए गायरेस कंसिस्ट ऑफ 2 A and B सब यूनिट्स। ये आपको खास याद रखना है, मोस्ट IMP पॉइंट है कि डीएनए गायरेस के अंदर कितने सब यूनिट्स होते थे। तो दो टाइप के सब यूनिट A एंड B। द A सब यूनिट कैरीज आउट निकिंग ऑफ DNA एंड B सब यूनिट इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइल्स एंड देन A सब यूनिट रिसील्स द स्ट्रैंड। तो इस तरह से ये दोनों काम करते हैं कि ए सब यूनिट क्या करता है, कैरीज आउट निकिंग ऑफ डीएनए, ओके। उसके बाद बी सब यूनिट क्या करेगा, इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइल्स एंड देन ए सब यूनिट रिसील्स द स्ट्रैंड। फ्लोरोक्विनोलोन्स बाइंड टू ए सब यूनिट विद द हाई एफिनिटी एंड इंटरफेयर विद इट्स स्ट्रैंड कटिंग एंड रिसीलिंग फंक्शन। अब ये जो एंजाइम अपना जो नॉर्मल काम कर रहा है डीएनए गायरेस कि जो स्ट्रैंड्स होती है डीएनए की, उसको पहले क्या करता है, निकिंग, आफ्टर दैट नेगेटिव सुपर कॉइल्स इंट्रोड्यूसन एंड आफ्टर दैट अगेन रीसील्स द स्ट्रैंड। फिर निकिंग करने के बाद फिर से उसको सील भी कर देता है और इस तरह से वो एक प्रोसेस स्टार्ट करवाता है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एज ऑल्सो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। अब फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करते हैं, ए सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाते हैं विथ हाई एफिनिटी एंड इंटरफेरेंस विद द स्ट्रैंड कटिंग एंड रीसीलिंग फंक्शन की जो इसका जो नॉर्मल फंक्शन है डीएनए गायरेस का, कि जो डीएनए की जो स्ट्रैंड को कट किया जाता है फिर उसको रीसील किया जाता है और वो दोनों जरूरी होता है फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड ऑल्सो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। तो दोनों प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द मेजर टारगेट ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्शन इज द सिमिलर एंजाइम टोपोआइसोमरेज फॉर विच निक्स एंड सेपरेट डॉटर डीएनए स्ट्रैंड आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। अब जो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड तैयार होती है उसको निक करने का एंड सेपरेट करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमरेज 4। तो उसका भी टारगेट करते हैं ये फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग्स, कि जिसके कारण फिर जो पेरेंट डीएनए एज वेल एज डॉटर डीएनए दोनों के अंदर जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह की प्रोसेस काफ़ी इनहिबिट हो जाती है, जिसके कारण रिजल्टिंग देयर इज ए डेथ ऑफ दैट बैक्टीरिया। सो व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए गायरेस? डीएनए गायरेस इज एन एसेंशियल बैक्टीरियल एंजाइम दैट कैटालाइज द एटीपी डिपेंडेंट नेगेटिव सुपरकॉइलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर डीएनए।
Gyrase belongs to a class of enzyme known as a topoisomerase that are involved in the control of topological transition of DNA. कि ये टोपोलॉजिकल ट्रांजिशंस की ज़रूरत क्या होती है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए की जो रेप्लिकेशंस की प्रोसेस जो आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, तो वगैरह के लिए ये सब एंजाइम्स जो है वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं. उसके बाद रोल ऑफ डीएनए टोपोआइसोमरेज 4. Topoisomerase 4 has a two function in the cell. First is responsible for unlinking or decatenating DNA following DNA replication, and topoisomerase 4 second function in the cell is relapse positive supercoils. It shares this role with DNA gyrase, which is also able to relax positive supercoils. ये दोनों एंजाइम अच्छे से काम करके डीएनए की रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए अच्छे से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करवाते हैं. तो दोनों इनहिबिट हो जाने से आगे की वो प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है. सो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लोरोक्विनोलॉन्स अब देख लेते हैं कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स आर नॉट इजीली सिलेक्टेड, देयरफॉर resistance to fluoroquinolones has been slow to develop in various microorganisms. However, increasing resistance has been reported among Salmonella, Pseudomonas, Staphylococci, Gonococci and Pneumococci type of microorganism. तो ये है regarding the resistance of this microorganism. आगे जानते हैं उसका basic use. तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर एंटीबायोटिक्स दैट आर कॉमनली यूज टू ट्रीट वेराइटी ऑफ इलनेस लाइक रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस. ड्यू टू पीपल विथ सिकल सेल डिसीज being at increase the risk for developing osteomyelitis from the salmonella, fluoroquinolones are the drug of choice due to their ability to enter bone tissue without chelating, as tetracycline are known to do. कि समझो कि आप टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हो इस टाइप की डिसीज़ के अंदर, तो वो क्या करता है, चिलेट फॉर्म करता है और उसके कारण साइड इफेक्ट डेवलप होती है लाइक ऑस्टियोमाइलिटिस. तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स यूज़ करने से वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है. सो सबसे फेमस ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन. It is the most potent first generation fluoroquinolones active against a broad range of bacteria. The most susceptible ones are the aerobic gram-negative bacilli, especially the Enterobacteriaceae and Neisseria. तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स के लिए ये आपके लिए काफ़ी पिन पॉइंट बना रहेगा. पिन पॉइंट खास इम्पोर्टेंट है कि मोस्ट सक्सेप्टिबल वंस आर एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिली और मोस्ट पोटेंट फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोला. अभी भी काफ़ी वाइडली यूज होती ड्रग है. सिप्रोफ्लॉक्सासिन नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए ये यूजफुल है. द MIC ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया इज यूजुअली लेस देन 0.1 माइक्रोग्राम पर ml, while gram positive bacterial inhibited at relatively higher concentration. सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये मेडिसिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो आपको खास याद रखना है. दूसरी ड्रग है वो इंपॉर्टेंट, वो है नॉरफ्लॉक्सासिन. तो इट इज लेस पोटेंट देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन. MIC वैल्यू फॉर मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर 2 to 4 times हायर कंपेयर टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन. मैनी स्यूडोमोनास एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आर नॉट इनहिबिटेड. ओके, ये आपको लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्यूडोमोनास और ग्राम पॉजिटिव अमुक जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो नॉरफ्लॉक्सासिन से इनहिबिट नहीं होती. नॉरफ्लॉक्सासिन इज प्राइमरली यूज फॉर यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन गिवन फॉर 8 to 12 weeks. इट कैन ट्रीट क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस ऑल्सो. ओके, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं UTIs वाले पेशेंट, उसको आपने देखा होगा कि खासकर डॉक्टर्स जो है वो नॉरफ्लॉक्सासिन देते हैं बिकॉज
it can use to treat the chronic UTIs. Norfloxacin is not recommended for respiratory and other systemic infection. ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉर्फ्लॉक्स है वो RTI के अंदर यूज़ नहीं की जाती. ओके, ओनली यूज टू ट्रीट UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस. जो तीसरी एक इम्पोर्टेंट ड्रग है वो है पीफ्लॉक्सासिन. पीफ्लॉक्सासिन में क्या है कि वो है मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ नॉर्फ्लॉक्स. तो ये आपके लिए बन सकता है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, फाइंड आउट द मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ नॉर्फ्लॉक्सासिन ड्रग. तो उस वक्त आपको याद रखना चाहिए कि ये पीफ्लॉक्सासिन जो ड्रग है वो है मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ नॉर्फ्लॉक्सासिन, which is more lipid soluble, completely absorbed orally, penetrate tissue better and attains higher plasma concentrations. Passing into CSF is greater than other fluoroquinolones preferred for meningeal infections, कि जिसके कारण meningitis के अंदर भी वो ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है. Because of it is effective in many systemic infections as well. Dose of pifloxacin need to be reduced in liver disease but not in renal insufficiency. It is less effective in gram-positive coccal and listeria infection. तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि ज़्यादा वो प्रीफर की जाती है मेनिंजाइटिस के लिए. ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीफर फॉर मेनिंजियल इन्फेक्शंस एंड इट इज़ लेस इफेक्टिव इन ग्राम पॉजिटिव कोकल एंड लिस्टेरिया इन्फेक्शंस. उसके बाद एक ड्रग है ओफ्लॉक्सासिन. दिस फ्लोरोक्विनोलॉन इज समवट लेस एक्टिव देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट इक्वली और मोर पोटेंट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव वंस एंड सर्टेन अनेरोब्स. गुड एक्टिविटी अगेंस्ट क्लेमाइडिया एंड माइकोप्लाज्मा. It is alternative drug for non-specific urethritis, cervicitis, and atypical pneumonia caused by chlamydia. It is also inhibit the Mycobacterium tuberculosis, can be used in resistance cases of tubercular drug. कि समझो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का किसी पेशेंट को रेजिस्टेंस है तो उसके लिए ओफ्लॉक्सासिन एक सेकंड चॉइस ड्रग बन सकती है. High activity is exhibited against Mycobacterium leprae and is being used in alternative in multi-drug therapy regimen. कि जो TB और लेप्रोसिस दोनों के अंदर अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पे ओफ्लॉक्सासिन को प्रेफर किया जाता है बिकॉज इफेक्टिव है माइकोप्लाज्मा के अंदर की जो माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर काफ़ी इफेक्टिव, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एक्सेट्रा. आगे जानते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन के बारे में. तो वो है लीवो आइसोमर ऑफ ओफ्लॉक्सासिन हैविंग इम्प्रूव्ड एक्टिविटी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिस, न्यूमोनिया एंड सम अदर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. Anaerobes are moderately susceptible. Oral bioavailability of levofloxacin is nearly 100%. Oral and IV dose are similar. ये आपके लिए बहुत बड़ा पिन पॉइंट है. That's why we have make the red color. Okay, multiple choice questions के लिए कि levo isomer of ofloxacin is around 100% provide the bioavailability in oral as well as in a IV. High cure rates have been noted in sinusitis and other UTIs as well as skin and soft tissue infections. So levofloxacin जो है वो साइनसाइटिस, साइलेनोनेफ्राइटिस, प्रोस्टेटाइटिस और अदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर काफ़ी इफेक्टिव है. आगे जानते हैं लोमीफ्लॉक्सासिन के बारे में. तो इट इज़ अ सेकंड जनरेशन डाइफ्लोरिनेटेड क्लिनोलॉन्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू.
Which of the following is difluorinated quinolone? It is a lomifloxacin. Equal in activity to ciprofloxacin but more active against some gram-negative bacteria and chlamydia. Because of longer half-life and persistence in tissues, it is suitable for single daily administration. However, due to higher incidence of phototoxicity and QT prolongation, it has been withdrawn in USA. ओके, यूएसए के मार्केट के अंदर ये ड्रग जो है वो बैन की गई है ड्यू टू द साइड इफेक्ट्स लाइक phototoxicity and QT prolongation and some other countries but available in India through infrequently use. मतलब कि frequently काफ़ी कम है उसके यूज़ होने की, बट अभी तक बैन नहीं की गई है. नेक्स्ट ड्रग है वो है जेमिफ्लॉक्सासिन, अनदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनोलिन एक्टिव मेनली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्पेशली स्ट्रेप्टोमाइसिस न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, मोराक्जेला, माइकोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया, क्लेप्सियला, सम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन. Side effects are diarrhea, nausea, headache, dizziness and rise in serum amino transferases. Skin rashes are more common. Zemifloxacin is indicated in community acquired pneumonia and for acute exacerbation of chronic bronchitis. तो जेमिफ्लॉक्सासिन में से कौन सा कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है? तो ये वाला जो नीचे वाला जो पॉइंट है कि जेमिफ्लॉक्सासिन इंडिकेटेड इन कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया एंड फॉर एक्यूट एक्सासेर्बेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. तो उसके अंदर ये काफ़ी यूजफुल है. नेक्स्ट है जेटिफ्लॉक्सासिन. इट इज़ विथ हायर एफिनिटी फॉर बैक्टीरियल टॉपोआइसोमरेज फॉर was frequently used for gram-positive coccal, mainly respiratory and ENT infections. However, it causes QT prolongation, arrhythmias, phototoxicity and unpredictable hypoglycemia, because of which was discontinued in most countries and has been banned in India since March 2011. तो ENT respiratory इन्फेक्शन में यूज़ होती थी, बट उसके जो साइड इफ़ेक्ट थे ओके जिसके कारण वो मार्च 2011 के अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एज वेल एज ऑल्सो इन इंडिया इट इज़ कंप्लीटली बैन. आगे जानते हैं साइड इफ़ेक्ट्स. बॉक्स्ड वार्निंग, टेंडन्स, नर्वस सिस्टम, ऑरोटिक डिसेक्शन एंड कोलाइटिस. तो ये उसके मेन 5 मेजर साइड इफेक्ट है. बॉक्स वार्निंग क्या है वो जानेंगे हम. व्हाट इज टेंडेंस, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑन CNS, ऑर्टिक डिसेक्शन एंड कोलाइटिस. सो सबसे पहले जानते हैं बॉक्स्ड वार्निंग मतलब कि क्या है ये. In 2008 FDA added black box warning on all fluoroquinolones, advising of increase the risk of tendon damage. तो ये बॉक्स वार्निंग क्या होता है? तो मतलब कि जो भी समझो कि ब्लिस्टर पैकिंग है ओके सिप्रोफ्लॉक्सासिन का, तो उसके पीछे की ओर जो प्रिंटिंग रहती है तो वहाँ पे बॉक्स वार्निंग्स लिखी होती है इसके बारे में कि मस्ट बी टेकन विद द एडवाइस ऑफ फिजिशियन. ओके, फिर ये होती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. ओके, ओवर द काउंटर जो है वो अवेलेबल नहीं रहती. ओके, दे आर ओनली द prescription drugs are taken with the proper advice of a physicians or doctor. In 2016, the FDA found that when used systematically by mouth or injection, disabling and potentially permanent serious side effects can involve the tendons, muscles, joint, nerve and central nervous system. Concern regarding low blood sugar and mental health problem were added in 2018.
18 कि जो लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग टू क्या होता है, लो ब्लड शुगर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह जो है वो हो सकते हैं बाय द फ्रिक्वेंटली यूज ऑफ द फ्लोरोक्विनोलन्स क्लास ऑफ ड्रग्स, कि जिसके कारण ये बॉक्स वार्निंग काफ़ी ज़रूरी है उनके लिए। टेंडन्स की जो साइड इफेक्ट है मेन, क्विनोलॉन्स आर एसोसिएटेड विद ए स्मॉल रिस्क ऑफ टेंडोनाइटिस and tendon rupture. In a 2013 review found the incidence of tendon injury among those taking fluoroquinolones to be between 0.08 and 0.20%. The risk appears to be higher among the people older than 60 and those also taking corticosteroids. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। The risk also may be higher among the people who are male, have a pre-exercising joint or tendon issue, have kidney disease or highly active. Nervous system effects include the insomnia, restlessness and rarely seizure, convulsion and psychosis. Other rare and serious adverse effect has been observed with वेरिंग डिग्री ऑफ एविडेंस फॉर कोजेशन। तो CNS पे भी उसके साइड इफेक्ट है। ऑरोटिक डिसेक्शन, फ्लोरोक्विनोलन्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रेयर बट सीरियस टीयर्स इन ऑर्टा। पीपल एट इंक्रीज द रिस्क इंक्लूड दोज विथ ऑरोटिक एन्यूरिज्म, hypertension, certain genetic conditions such as Marfan syndrome and Flares-Danlos syndrome, and the elderly. For these people, fluoroquinolones should be used only when no other treatment options are available. कि समझो कि फ्लोरोक्विनोल्स आप तब भी यूज़ करो जबकि कोई अल्टरनेटिव रेजिमेन अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई अदरवाइज यू कैन avoid the fluoroquinolones. After that, colitis, Clostridium difficile colitis may occur in connection with the use of any antibacterial drug, especially those with a broad spectrum activity such as clindamycin, cephalosporin and fluoroquinolones. Fluoroquinolones treatment is associated with the risk that is similar to less than that associated with the broad spectrum cephalosporins. तो कोलाइटिस एंड लास्ट में है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो क्विनोलोन्स आर नॉट रिकमेंडेड इन पीपल विथ एपिलेप्सी, मार्फान सिंड्रोम, एलर्स-डानलोस सिंड्रोम, QT प्रोलोंगेशन, प्री एग्जिस्टिंग CNS लेशंस और CNS इन्फ्लेमेशन और who have had a stroke. They are best avoided in the athlete population. तो ये नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स जो है उसके कारण वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड की गई है इन वेरियस डिसीज एंड इन ए डिसऑर्डर्स. So thank you friends for attending this lecture. Test series available on Pharmarox app. Download the Pharmarox Android application on Google Play.